नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं चाइना, यूएस और जापान के बारे में। आप सभी को पता है कि भैया इस समय मिडिल ईस्ट की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब चल रही है, लेकिन अगला जो टारगेट बताया जा रहा है वो इंडो पैसिफिक रीजन बताया जा रहा है, क्योंकि जापान और चाइना के बीच में टेंशंस डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं। और वही जापान जो कभी ये कहता था कि हम कोई भी न्यूक्लियर हथियार प्रमोट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे ऊपर हमले हुए हैं, वो अब न्यूक्लियर प्रोडक्शन, न्यूक्लियर हथियारों, अन्य देशों के साथ डिफेंस डील, इन सब में भरोसा कर रहा है और उसके साथ बेहतरी से अपनी सेना को भी तैयार कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये हो जाती है कि इसमें इंडिया को भी ऑफर किया गया है जापान के द्वारा एक बहुत ही उनका महत्वपूर्ण जो प्रोजेक्ट था वो। अब बात करते हैं कि जो मिडिल ईस्ट की सिचुएशन है, क्या वैसी सिचुएशन हमें पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में देखने को मिलेगी? और अगर ये चीज इंडो पैसिफिक तक आती है तो यहाँ पर जो धुरी देश हैं जैसे कि चाइना, जैसे कि इंडिया, ये आपके बहुत ही बड़ा रोल अदा करने वाले हैं। और यहाँ पर ये जो पूरी शुरुआत हो रही है ना, तो जापान और यूएस मिल करके टारगेट कर रहे हैं यहाँ पर चाइना को, ठीक है। और अब इंडिया का स्टैंड इंडो पैसिफिक क्षेत्र में क्लियर रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब हम किस खबर के बारे में बात कर रहे हैं तो ये समझ लेते हैं। भैया खबर ये थी कि यहाँ पर चाइना ने वार्न किया था और यूएन को किया था कि ये जो जापान कर रहा है ना, न्यूक्लियर पावर जो बढ़ा रहा है ना, इसको रोकना चाहिए और जापान को ये बोलना चाहिए कि वो अपने हथियारों से संबंधित जो प्रोग्राम है, फाइटर जेट से संबंधित जो प्रोग्राम है, वो सब कुछ बंद कर दे, क्योंकि जापान का इतिहास इतना अच्छा नहीं रहा है। और जापान को ना एंशिएंट में क्रूअल नेशन के नाम से जाना जाता था। अभी तो हम लोग सिंपैथी देते हैं, पूरी दुनिया जो है वो अमेरिका को गलत कहती है कि उसने जापान पर हमला किया, लेकिन जब आप थोड़ा सा जापान का इतिहास समझोगे तो उस समय जो तत्कालीन जापान था, जब ये सारी चीजें हुई तो बहुत ही आक्रामक था। जापान की नीतियां जो थी वो बहुत ही ज्यादा आक्रामक थी और इसीलिए चाइना इसका फायदा उठा करके ये बोल रहा है कि भैया अगर जापान वापस से वैसा बन गया तो पूरे विश्व के लिए खतरा पैदा करेगा। और साथ ही साथ यहां पर देखो, कैन जापान फाइनली अनलॉक डिफेंस टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन विद इंडिया। हमको ऑफर किया है जापान ने, क्योंकि उसको भी पता है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र पे अगर हमें राज करना है तो भारत का साथ जरूर होना चाहिए। और भारत सपोर्ट इसलिए करेगा क्योंकि क्वाड में यूएस उसके साथ हो जाता है, तो इसलिए इन्होंने अपना सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी एक प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम बहुत लंबे समय से लॉन्च करना चाहते थे। ये मोगामी क्लास स्टील्थ फ्रिगेंट, इसको इन्होंने कहा है कि हम आपके साथ शेयर करेंगे, इंडिया के साथ ये शेयर करेंगे। ये वो न्यूज हो जाती है। स्टील्थ फ्रिगेंट को बोला है कि हम जो भी टेक्नोलॉजी है इसकी जैसे बनती है ये सब कुछ हम आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि हम दोनों ही क्या बन पाए, पावरफुल बन पाए। अब ये मोगामी फ्रिगेंट जैसे मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रिगेंट ये, और ये शेयर करें क्योंकि ये इनका बहुत ही एक होता है किसी नेशन का ड्रीम प्रोजेक्ट होता है। ये ड्रीम प्रोजेक्ट है इनका भैया। 2015 से इन्होंने बातचीत करी थी, 2017 में इन्होंने 50 बिलियन का इस मोगामी के लिए फंड पास किया था। तो अब आप सोचिए कि कितना इंपॉर्टेंट इनके लिए प्रोजेक्ट है, और इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट कोई क्यों इंडिया के साथ शेयर करना चाह रहा है, यहां पर हमारा दिमाग ठनकना चाहिए। एंड दैट इज कॉल्ड द रियल जियोपॉलिटिक्स, जो अब जापान निभाने आया है। चलिए, वाई जापान इज शेयरिंग इट्स गार्डेड मोगामी वॉरशिप डिजाइन विद इंडिया, तो चलो इसको समझ लेते हैं। एक तो ये जो मोगामी क्लास फ्रिगेंट है, ये भारत और जापान के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग और इंडो पैसिफिक में जो रणनीति बदल रही है, इसका निर्णायक साबित हो रहा है कि भैया इंडो पैसिफिक क्षेत्र की जो अब रणनीति है ना, वो चेंज हो रही है, राजनीति चेंज हो रही है साझा सुरक्षा हितों के चलते। अब साझा सुरक्षा कैसे, तो इनको पता है कि इंडिया और चाइना के बीच में भी संबंध बेहतर नहीं रहते हैं और इसी का फायदा जापान उठाना चाहता है। जापान चाहता है कि भैया हम दोनों के ही साझा हित है और हम दोनों को ही चाइना से खतरा है, तो क्यों ना हम दोनों ही अपने आप को पावरफुल कर लें। अब देखिए, इस प्रस्ताव में सबसे ज्यादा फायदा इंडिया को ही है। इंडिया का इसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि इंडिया को अगर ये टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे तो भारत अपने शिपयार्ड में जापानी तकनीकी और सामग्री का उपयोग करेगा और खुद इंडिया में ही आधुनिक जो फ्रिगेंट है उसका निर्माण करेगा, क्योंकि हम मेक इन इंडिया प्रोग्राम चला रहे हैं। ठीक है, आप दे दो अपनी टेक्नोलॉजी, बनाएंगे तो हम उसको इंडिया में ही, और इससे हमारे यहाँ पर बूम मिलेगा। अब देखो, प्रत्येक युद्धपोत की जो कीमत है वो लगभग $500 मिलियन है और ये एंटी शिप मिसाइल, एंटी एयर सिस्टम और टॉर्पीडो से हमारी लैस हो जाती है। इससे हमारी भारतीय नौसेना की क्षमता तो बढ़ेगी, हमारे पास रोजगार का भी सृजन होगा, प्लस हम एक जो नवल सुपर पावर बनने वाले हैं वो भी
बन करके नजर आएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंस रखता है भैया इनका ये प्रोजेक्ट। अच्छा, हम इस प्रोजेक्ट पर थोड़ा सा आगे बढ़े, इससे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी कि जो जापान है ना, उसका इतिहास बहुत ही काला रहा है। और ऐसा नहीं है कि हिरोशिमा नागासाकी जब गिरा तो गिरने से पहले वो बहुत उनका जो उद्देश्य था पूरे विश्व को लेकर के बहुत अच्छा था या बहुत बेहतरीन काम करते थे। अभी हम देखते हैं कि जापान थोड़ा सा हमें दिखाई दे रहा है कि चाइना से पीछे, बट उस दौरान नहीं था। और अगर हम बात करते हैं तो ये जो चाइना बार बार कह रहा है कि भैया विजिलेंस करो, इनको देखो, इसके पीछे का भी कारण है, क्योंकि इन्होंने चाइना के लोगों को भी बहुत टॉर्चर किया, यूएस पर हमला भी किया, यूएस के लगभग 2000 से ज्यादा सैनिक इन्होंने मारे, प्लस इन्होंने अपने लोगों को एंशिएंट में बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया है। अभी टॉर्चर कैसे करते थे, अभी हम देखते हैं ना कि चाइना बहुत ही ज्यादा साइंटिफिकली आगे है। रशिया जो है वो नई नई वैक्सीन और नई नई चीज़ों पर एक तरीके से साइंटिस्ट जो है उसके काम करते रहते हैं। वैसे ही ये भी पहले बहुत ही ज़्यादा इस तरीके से, जितने भी आप देखोगे कि प्रोग्राम्स होते थे या फिर खोज होती थी, ये इंसानों पे करते थे ये सारी चीज़ें। अब आप देखो, जापान डॉक्टर्स परफॉर्म ह्यूमन एक्सपेरिमेंट इन चाइना 1933 टू 1945, ये लिखित में है। ये ह्यूमन एक्सपेरिमेंट किया करते थे, और ये ह्यूमन एक्सपेरिमेंट पता है ये किस पर करते थे? जो इनके यहाँ पर कैदी होते थे, जो बंदी होते थे, या कहीं किसी देश के जो सैनिक होते थे, उनके ऊपर ये ह्यूमन एक्सपेरिमेंट करते थे, उनकी बॉडी पर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट किया जाता था। ये जापान का इतिहास रहा है, और इसमें इन्होंने अपने यहाँ के लोगों को भी नहीं छोड़ा, लगभग 3000 लोगों को इन्होंने टॉर्चर किया इसी ह्यूमन एक्सपेरिमेंट में, जहाँ पर जिंदा उनके साथ ये चीर फाड़ और सारी चीज़ें की जाती थी। जो हम देख रहे हैं कि भैया अभी हम जानवरों पे करते हैं ना, तब ये इंसानों पर इस तरीके से एक्सपेरिमेंट क्या करते थे। और इनका जो माइंडसेट था, क्यों मैं आपको बता रही हूँ कि पहले कैसा जापान हुआ करता था। 1895 में आप देखो कि जापान क्या है, कितना है, और इसके बाद जापान अपना एम्पायर प्लान लेकर के आया, एक्सपेंशन प्लान लेकर के आया, और इस एक्सपेंशन में इन्होंने चाइनीज लोगों को भी बहुत ज्यादा टॉर्चर किया, यूएस पर इस तरीके से जो आप देखोगे बोट पर हमला किया गया था, उसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। और इसके बाद 1942 में देखो जापान कहां तक पहुंच गया था। ये था उसका एक्सपेंशन प्लान, अपने आप को उसने एक्सपेंड किया, ये थी जापान की पावर। और ये चाइना जानता है कि अगर वही पुरानी पावर जापान के पास आ गई तो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा, और इसीलिए चाइना परेशान है। इसीलिए चाइना यूएन से कह रहा है कि भैया इनके प्रोग्राम को देखो, वरना जिस तरीके से अपने आप को इन्होंने एक्सपेंड किया था और वैसे ही एक्सपेंड कर लिया तो हमारे सबके लिए दिक्कतें हो जाएंगी। और साउथ चाइना सी तो हम जानते हैं, और सी ऑफ जापान भी हम जानते हैं, इससे लेकर समस्या होती रहती है। अब देखो, आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले जो तकचाई है, ताकचाई आई थिंक इनका नाम हो जाता है, जो भी हो तो नीचे करेक्ट कर देना मुझे, इनकी और यूएस के जो ट्रम्प हैं इनके बीच में एक मीटिंग हुई थी, जो बहुत ही ऑकवर्ड एक सिचुएशन भी आई थी इन दोनों के बीच में। ऑकवर्ड सिचुएशन क्या था, इन्होंने बोल दिया था कि जो यूएस है उसका अचानक से ईरान पर हमला करना गलत है, नहीं करना चाहिए, बता करके करना चाहिए, लोगों की डेथ हो रही है। इस पर यूएस के जो ट्रम्प है इन्होंने एक जोक मारा था। इन्होंने बोला कि आपसे बेहतर कौन सरप्राइजेस को समझ सकता है, सरप्राइज अटैक क्या होते हैं या आपसे बेहतर कौन जानेगा। और जब इन्होंने ये जोक मारा तो शायद आपको ये समझ में आएगा कि जो ट्रम्प हैं वो ये बताना चाह रहे थे कि उन्होंने इन पर परमाणु हमला किया था अचानक से, वो इनको नहीं पता था। ये तो था ही, लेकिन वो बात कर रहे थे पर्ल हार्बर हमले के बारे में, जो कि जापान के द्वारा यूएस पर किया गया था, और वो भी सरप्राइज अटैक था, बिना बताए किया गया था। वहां के सैनिकों को समझने का मौका ही नहीं मिला कि एक्चुअल में हुआ क्या है। और तब डोनाल्ड ट्रंप टॉन्ट मार करके आते हैं पूरे मीडिया के सामने कि आपसे ज्यादा सरप्राइजेस कौन जानता है, आपने भी एंशिएंट में यही काम किया है, और आज आप बता रही हैं कि ऐसे सरप्राइजेस नहीं होने चाहिए, ऐसे हमला गलत हो जाता है। 7 दिसंबर 1941 की सुबह जापानी बॉम्बर्स पर्ल हार्बर स्थित यूएस नेवल बेस पर हमला कर देते हैं बिना बताए। यहाँ पर ये डिस्ट्रॉयर यूज करते हैं, बॉम्बर यूज करते हैं, टॉर्पीडो मिसाइल, सब इन सबसे तीनों जगह से हमला करते हैं, और लगभग देखोगे तो 2403 अमेरिकी सैनिक मारे जाते हैं। और खुले तौर पर यही टाइम था जब इन्होंने ब्रिटेन और यूएस के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। और इसके बाद यूएस आता है, उसके बाद यूएस यहां पर फाइनली जो द्वितीय विश्व युद्ध था इसमें पार्टिसिपेट करता है। रीजन इज दैट उसको उकसाया गया था जापान के द्वारा, उसके सैनिकों को मार दिया गया था यहाँ पर, और लगभग 1178 लोग जो थे वो जख्मी हो गए थे इसके सैनिक।
तब जाकर के वो क्या करता है, इनके ऊपर परमाणु हमला करता है। एंड दिस इज व्हाट द सिचुएशन। और जापान ने यूएस पैसिफिक फ्लीट को बेअसर करने के इरादे से यहाँ पर ये दर्दनाक हमला किया था बिना बताए, जहां पर लोग मारे गए थे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भैया जापान के साथ जो हुआ वो सही हुआ था, नहीं, लेकिन उस समय जब ये वाली घटना हुई थी तो लोग पता है क्या कह रहे थे कि जापान के साथ जो हुआ है, जापान पर जो परमाणु हमला किया गया है वो सही किया गया है, जापान ने ऐसा किया, जापान ने उकसाया, तब जापान के साथ हुआ। और तब जाकर के आप देखोगे कि 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा नागासाकी में इस तरीके का हमला होता है, परमाणु हमला किया जाता है। 30% लोग पूरे जापान के हिरोशिमा के मर गए थे आप। और उस समय जो टेम्परेचर था दैट इज 10 लाख सेंटीग्रेड पहुंच गया था, खड़े खड़े इंसान जल गया था, जो कि सबसे क्रूर और बर्बर हमला माना जाता है आज तक का। और उसके बाद कान पकड़ लिया जापान ने कि कभी भी इस तरीके की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। एक तरीके से जो हिरोशिमा था यहाँ पर 30% मतलब 80,000 लोग तो तुरंत मर गए, उसके बाद रेडिएशन के कारण 2.50 लाख लोग मर गए और 1.4 लाख की मौत बाद में और ज्यादा हो गई। फाइनली जब ये सब कुछ होता है तो ये आते हैं अपने उस पे कि हम एक साइन करते हैं, इस हमले को रोकते हैं। तब जाकर के इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया सैन फ्रांसिस्को शांति संधि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। और इसके तहत जापान ने कोरिया, ताइवान, सखालिन और अन्य क्षेत्रों पर जो अपना कब्जा किया था उस दौरान उस कब्जे को भी छोड़ दिया, शांति की राह पर आया कि अब हम शांत रहेंगे, अपने क्षेत्र पर रहेंगे और किसी भी तरीके से हमारा जो एक्सपेंशन प्लान है उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। और यूएन में भी तभी आ जाते हैं और किसी भी तरीके का, यानी ये कहते हैं कि हम जो न्यूक्लियर हथियार है इसमें डिसआर्मामेंट को पूरी तरीके से ही सपोर्ट कर रहे थे उस दौरान। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं और फाइनली ये शांति से बैठ जाते हैं। जब 2 परमाणु बम इनके ऊपर गिराए गए थे, जबकि सोवियत संघ ने युद्ध की घोषणा 8 अगस्त को मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया था और घटना के कारण 15 अगस्त को जापान ने फिर उसके बाद आत्मसमर्पण कर दिया। ये था जापान उस टाइम का। अब आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि क्या क्या हुआ था, क्या चीजें रही थी। और इसीलिए जो उस समय लोग थे वो कहते थे कि जापान के साथ जो हुआ अच्छा हुआ है, क्योंकि वो 3000 लोगों को टॉर्चर करना, चाइनीज लोगों को टॉर्चर करना, फिर उसके बाद इस तरीके से यूएस के नेवल बेस पर बिना बताए हमले कर देना, लोगों को मार देना। अब फाइनली वही जापान जिसने बोला था कि भैया हम अब कभी भी इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो जापान अब यू टर्न ले रहा है। यू टर्न क्यों ले रहा है? क्योंकि उसको भी पता चल रहा है कि भैया क्या सिचुएशन चल रही है। और यू टर्न लेते हुए सबसे पहले उन्होंने क्या, ऑस्ट्रेलिया के साथ हाल ही में एक डील साइन करी है इन्होंने 11 वॉरशिप्स की। और ये जो 11 वॉरशिप्स इनको मिलने वाले हैं, जो चीजें रही हैं, तो यहाँ पर इन्होंने बताया एक्स पर पोस्ट करते हुए कि भैया हमने डील साइन करी है $7 अरब की और ऑस्ट्रेलियाई नौसेना 11 में से 3 वॉरशिप अभी बनाएगी और ये 2029 तक का इनका पूरा समझौता है, जो पहली डिलीवरी दी जाएगी इनको। और उसके बाद पूरा प्रोजेक्ट इसका 58,000 यानी कि $7 बिलियन की डील के साथ हुआ है, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल हो जाता है, जिसमें समुद्री सुरक्षा के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइजेस और बहुत सारी चीजें रहेंगी ऑस्ट्रेलिया के साथ। ये इन्होंने किया। अब आपको समझ में आएगा कि कैसे इंडो पैसिफिक क्षेत्र पूरी तरीके से बदल रहा है और कैसे जो हमारा अभी इजराइल और ईरान चल रहा था वैसे चाइना और जापान होने वाला है, क्योंकि चाइना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा जापान को पावरफुल होता हुआ देखना। और दोनों के बीच में एक राइवलरी भी है, एक सेंटर भी है जिसको लेकर के इनको लड़ाई रहती है। दोनों एक दूसरे के आधिपत्य के बारे में बात करते हैं, क्योंकि एक्सपेंशन प्लान जापान का आप जानते हो और सेम एक्सपेंशन प्लान फॉलो करता है चाइना। चाइना जब देखो तब अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, इन क्षेत्रों पर अपने दावे ठोकता रहता है। अब यहाँ पर एक द्वीप आ जाता है, इस द्वीप का नाम है सेनकाकू आइलैंड। सेनकाकू आइलैंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्राकृतिक तौर पर यहाँ पर जो खनिज संसाधन है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब इस सेनकाकू आइलैंड को लेकर के दोनों अपना अपना दावा ठोकते रहते हैं। ये कहते हैं कि भैया मेरा है, ये कहते हैं भैया मेरा है, क्योंकि ये दुनिया के सबसे संपन्न फिशिंग ग्राउंड्स में से एक माना जाता है और साथ ही साथ कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस होने की संभावना भी है। और पूरी की पूरी लड़ाई तो एनर्जी को लेकर के है। अब देखो ये जो दोनों ही देश अपना अपना दावा ठोकते हैं ना, ये जो रेड लाइन से दिखाई देगा ना, पहले तो ये देख लो सेनकाकू आइलैंड का है, ये है सेनकाकू आइलैंड, ठीक है। अब ये रेड लाइन पे चीन कहता है ये है मेरा क्षेत्र, तो पूरा सेनकाकू आइलैंड चाइना के अंदर चला गया। अब जापान का क्या कहना है? जापान कहता है कि नहीं भैया ये तुम्हारा क्षेत्र कहाँ है, ये सेनकाकू मेरा, ये पूरा क्षेत्र हो जाता है और सेनकाकू आइलैंड पूरा मेरा हो जाता है। अब दोनों इसको लेकर के लड़ रहे हैं, मेरा सेनकाकू आइलैंड, मेरा सेनकाकू आइलैंड। अब ये सेनकाकू आइलैंड और सबसे बड़े यहां पर देखोगे तो भैया साउथ चाइना सी से 246 लाख करोड़ का सालाना यहां पर कारोबार होता है। यही साउथ चाइना सी की अहमियत कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसी साउथ चाइना सी में ये सारी चीजें हो रही हैं। ये दुनिया भर में होने वाले समुद्री ट्रेड का करीब 1/3 हिस्सा है जो यहाँ से जा रहा है और इस रूट पे भारत का भी 13.8 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होता है। तो इंडिया का जो स्टैंड है वो बहुत ही ज्यादा क्लियर होना चाहिए, इसमें इंडिया का स्टैंड बहुत ही ज्यादा महत्व भी रखता है।
अब जैसे हमने देखा कि भैया साउथ चाइना सी, इसके ऊपर हमारा सी ऑफ जापान हो जाता है, जहां पर नॉर्थ कोरिया समय समय पर बम्बार्डिंग करता रहता है। और वो किस लिए कर रहा है? इसी न्यूक्लियर जो अभी डील साइन हुई थी, मैंने बताया था, दोनों यूएस के बीच में और जो जापान था इसके बीच में, तो ये भी बीच बीच में अपनी टेस्टिंग करता रहता है। ये सारी चीजें चलती रहती है। तो अब ये जो पूरा एक फ्रंट निकल करके आ रहा है ना, दैट फ्रंट इज चाइना। नॉर्थ कोरिया सपोर्ट नहीं करता है, नॉर्थ कोरिया भी, चाइना भी, और उसका जापान के साथ अपनी एक अलग राइवलरी है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी है। ठीक है, क्योंकि वो मानते हैं कि इनके कारण ही जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है वो अलग अलग हुए थे, और इसमें जापान का सबसे बड़ा रोल था। मैंने बताया एंशिएंट में जापान ने बहुत कुछ किया है, इसलिए जापान को लोग मतलब जापान के, अभी हमें लगता है जापान के लोग बहुत सौम्य हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, बट पहले ऐसे नहीं थे भाई, अभी ऐसे हो गए हैं, इसलिए सारी चीजें हैं। तो ये भी बीच बीच में क्या करते हैं, हमला करते रहते हैं। और इधर मैं बात करूं तो इधर यूएस, जापान और साथ इंडिया का भी स्टैंड थोड़ा सा हमें देखना होगा कि क्या क्लियर है। बिकॉज जिस तरीके से हमने देखा कि इजराइल में ये सारी चीजें चल रही हैं, बहुत सारे नेशंस इन्वॉल्व हुए हैं, यहां पर अगर ये सारी चीजें चलती हैं तो एक तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र की जो शांति है वो भंग होती हुई नजर आएगी, प्लस इंडिया का जो एक स्टैंड है वो क्लियर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर ये नहीं हुआ, बिकॉज इंडिया के लिए भी खतरा बन सकता है फ्यूचर में। ऐसा नहीं है कि हम ये सोच करके चल रहे हैं कि अगर आज का ऑपरेशन है तो कल होगा नहीं होगा। तो बहुत बड़ा यहाँ पर एक डायलेमा क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड दिस जियोपॉलिटिक्स कुड गोइंग टू बी एक्सट्रीम लेवल, जहां पर इंडिया को अपना स्टैंड क्लियर करना होगा, इंडिया को ये देखना होगा कि उसको किन नेशंस के साथ रहना है, और प्लस नॉर्थ कोरिया बीच बीच में इस तरीके से एक्टिविटीज करता रहता है, तो हम उस पर भी रिलाई नहीं हो सकते हैं। तो उसमें क्या स्टैंड होना चाहिए, आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।